शुरू होती है उन चार मित्रों से जो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होते हैं। और दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एक गांव में चार मित्र रहते थे और चारों के चारों नकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ थे। एक दिन चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई कि उनमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है। आपस में वो ये तय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके सोचा कि चलो गांव के बड़े बुजुर्गों के पास चलकर ही ये तय किया जाए और वही हमारा फैसला करेंगे कि हम में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। चारों चलकर पहुंच गए गांव वाले के बड़े बुजुर्गों के पास, जो चौपाल पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उनसे जाकर उन्होंने कहा कि हम ये पूछना चाहते हैं कि हम चारों में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। अब जो गांव के बुजुर्ग थे उनमें से एक ने कहा कि हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि ज़्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई बात हो, ऐसी कोई घटना हो, कोई किस्सा हो तो हमें बताओ, उससे हम यह तय कर पाएंगे कि अब चारों ने कि तुम में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। अब चारों ने अपना अपना किस्सा बताना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला कि मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था। चूँकि मैं दूसरी बार ही जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, ससुराल में ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करना, थोड़ी हाँ में थोड़ी हूँ में जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सिर्फ हाँ या ना, बस ये दो ही शब्द कहना। मैं ससुराल पहुँच गया। ससुर जी आंगन में ही बैठे थे कुर्सी पर। जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे और कहा, आइए जमाई राजा, सब ठीक तो है ना। मैंने कहा ना। तो वो चौंक गए। पूछा क्यों, कोई परेशानी है? मैंने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? मैंने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है जमाई जी को रुपए पैसे की परेशानी है, शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या तंगी है रुपए पैसे की? मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपकी रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका इंतजाम भी कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। क्योंकि मुझे ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई और मेरे सामने रखा तो मुझसे कहा, लीजिए खाना खा लीजिए। मैंने कह दिया ना। ससुर जी ने सास से कहा चुपके से एक तरफ ले जाके कि हो सकता है इनके रुपए पैसे की परेशानी हो तो खाना खाने का मन ना हो, एक बार और पूछ कर देख लो। मेरी सास ने कहा, खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है? मैंने कहा ना। फिर वो मेरे सामने से थाली ले गई और कहने लगी कि जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसे करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपने अपने जगह पर सो गए। जवाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उनके बिस्तर कर दिए गए। वो भी सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा, मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी और ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब उसने सोचा कि जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा तो पेट में दौड़ते हुए चूहे तो मुझे परेशान करते ही रहेंगे। उसे लगा कि उसे उठकर रसोई में कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। वो उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया, तो क्योंकि उनके शादी के कुछ ही वक्त पहले हुई थी, तो एक हांडी में लड्डू रखे हुए थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया और लड्डू उठाया और मुख में ठूस लिया। और जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा तो ढक्कन हाथ से छूटकर गिर गया और नीचे गिरकर टूट गया और उसकी आवाज़ हुई। तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई और वो लड्डू को मुख में रखे जवाई भाग गया और अपने कमरे में घुस गया और चादर ओढ़कर सो गया। सास को लगा
पता नहीं क्या बात है जो जवाई जी अचानक यूं ही भागकर कि जाओ जरा जवाई जी से पूछो कि क्या बात है। हो गई इतनी रात को वो ऐसे भाग क्यों रहे थे। उनके साले ससुर जब उनका हाल चाल पूछने उसके कमरे में आए तो वह चद्दर तान कर सो रहा था। उन्होंने चद्दर हटाई और उसे उठाया तो देखा कि उसके मुंह एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके सालों ने कहा, माँ ये क्या परेशानी बताएंगे, इनकी परेशानी तो साफ नजर आई है। इनका अचानक क्या हो गया, जब आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले और ससुरा अफरा तफरी में जवाई को जल्दी से लेकर वैद्य जी के पास चले गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुख में अचानक क्या हो गया है, शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे। वैद्य ने इधर उधर देखा और उसने कुछ अपने औजार से या फिर हाथ से उसने एक तरफ सूजन पे हाथ लगाया तो लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वो चकरा गया। उसने सोचा ये कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसे दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सबने सोचा तो सब उसको देख रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर वैद्य ने उसका मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़कर खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आया देखकर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वैद्य को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जवाई जी यह क्या है, आपके मुंह पे लड्डू। उसने सारी आप बेटी कह सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह बेवकूफ, ऐसी ही परेशानी थी तो बता दिया होता। और अब आती है दूसरे मित्र की बारी। दूसरे मित्र की बारी आई तो उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफ़ी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहनकर जाना। मैं गांव के बाजार में जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहनकर कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा सा दूर था। मैंने सोचा कि वहां पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे। तो वहीं एक खेत में एक घर बना हुआ दिखाई दिया मुझे और पास में एक झोपड़ी थी। तो मैंने सोचा क्यों न इस झोपड़ी में ही अपने नए कपड़े को खोलकर बदल लूं और आज की रात यहीं बिता लूं। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने वही झोपड़ी में अपने कपड़े टांग दिए और गमछा लपेट लिया। और फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा कि पास में ही खेत में एक घर बना हुआ है, क्यों न यहीं से 2 रोटी मांग कर खा लूं और रात गुजार लूं। मैं गमछे में ही वहाँ पहुँच गया। गांव में बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी और वो खेत में घर जो था वो खेत में बना हुआ था, इसलिए उस वक्त वहाँ पर बिजली थी ही नहीं। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुँचा मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन उस बेवकूफ़ को पता नहीं था कि वह घर उसे ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनाया था। अब उसके ससुर और साले सब सो रहे थे और उसकी सास और उसकी पत्नी बैठी बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो उसकी सास ने कहा, बेटी लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जा 2 रोटी और सब्जी उसे दे आ। बिजली नहीं आ रही है तो तू ये मोमबत्ती ले जा। और मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लग गया, लेकिन मुझे वह ना देख पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी मैं चौंक गया कि अरे ये तो मेरे ससुराल वालों का ही घर है। मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे देखा तो गाय भैंसों की गोबर की ढेरी लगी हुई थी। मैं पीछे चलता चलता उस ढेरी में जा गिरा। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई और उसने अपने सारे घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले भागकर बाहर आए, मुझे उठाया, नहलाया धुलाया, साफ किया और पूछा, जवाई जी आप यहाँ कैसे और इस हालत में। मैंने अपने सारी आत बीती उन्हें बताई तो मेरे ससुर और सालों ने कहा, वाह रे बेवकूफ, रात में आओ या दिन में आओ, हमें कपड़ों से क्या लेना देना, हमें तो बस आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें आइंदा मत करना। इस तरह दूसरे मित्र का किस्सा भी खत्म हुआ। अब बारी आई तीसरे मित्र की।
उसने कहा चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर हुई कि मेरी सास की तबीयत खराब है, तो मैं अपनी पत्नी को अपने घर पर ही छोड़कर, क्योंकि हम घर में सिर्फ 2 ही आदमी थे, इसलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया और मैंने कहा कि तुम्हारी माँ का हालचाल पूछ कर आता हूँ। मैं अपने ससुराल पहुँच गया। सास के हालचाल पूछे। घर में सास के अलावा और कोई नहीं था। 2 साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिलाकर थोड़ी देर हमसे बातें कर ली। अब सास को खेत पे खाना देने जाना था, तो मैंने भलाई लेते हुए कहा, माता जी आप यही आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लाइए खाना मैं ही दे देता हूँ। मुझे बता दीजिए कि कौन सा खेत है। सास ने फला फला खेत का पता मुझे बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। वहां चौराहे पर एक काठ लगा हुआ था। मैंने कभी काठ नहीं देखा था, तो मैंने वहां से लोगों से पूछा, भाई ये क्या है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ के राजा को अगर कोई कर या लगान समय पर नहीं देता है तो उस आदमी को इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा ये चीज़ तो पहली बार देखी है, क्यों न इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं रखी और काठ में अपना सिर दे बैठा। वहाँ पर एक पत्थर था जिसे मैंने ठोक दिया तो वो थोड़ा सा और सख्त हो गया। इतनी ही देर में कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोटली उठाई। मैंने वो पत्थर और कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया और मेरा पत्थर भी गया। अब मैं उस काठ में हिल भी नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुंचा तो इंतजार करते करते शाम हो गई। वह दोनों गुस्से से आग बबूला होते तिलमिलाते घर चले आए और अपनी अपनी पत्नियों पर बरस पड़े। सास चौकन्नी हो गई। ऐसा क्या हुआ? दिन में तो जवाई जी आए थे और मैंने खाना उनके हाथ आपके लिए खेत पर भिजवाया था, क्या वे पहुंचे नहीं? ससुर ने कहा, जवाई जी खाना लेकर, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं पहुंचा। अगर वो वहाँ नहीं पहुंचे तो यहाँ भी नहीं है, तो गए कहाँ? लड़ाई वगैरह सब भूलकर साले और ससुर सब जमाई को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उनसे पूछते जाते। एक आदमी मिला जिसने बताया कि आपका जवाई तो गांव के चौराहे पर काठ में अटका पड़ा है। अब जो उसका ससुर था वो गांव का हुक्मदार था। उसने कहा कि काठ में? लेकिन मेरे जवाई ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि राजा उन्हें काठ में दे दिया? चलो राजा के पास ही चलते हैं। और वे उसके साले पहुंच गए राजा के पास और राजा से कहा, महाराज मेरे जवाई से ऐसी क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काठ में दे दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काठ में देने या दिलवाने का हुक्म नहीं दिया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाहियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काठ में नहीं डाला गया है। राजा, उसके सिपाही, ससुर और साले सब मिलकर वहाँ चौराहे पर पहुंचे और काठ में जवाई को देखकर उसी से पूछा कि तुम्हें काठ में किसने डाला? तो उसने जो दिन भर उसके साथ आप बीती हुई थी सारी बता दी। सब के सब हंस पड़े और उसके साले और ससुर उस पर बरस पड़े। वाह रे बेवकूफ, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात भी नहीं करनी थी कि खुद के खुद ही काठ में गिर गए। उसको वहाँ से निकाला और घर ले गए। ये तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है उस चौथे मित्र की। उसने कहा, मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से जुड़ा हुआ है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर में बस मेरी पत्नी और बच्चे थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई और मैं खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए घर पर ही रह गया। जब शादी का ऐन वक्त आ गया तो एक दिन पहले मैंने भी वहाँ जाने का सोचा। मैं आरन फारन में कपड़े डालकर ससुराल पहुँच गया। शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था और घराती जमाई ले रहे थे। मैंने भी खाना खाया, थोड़ी आओ भगत करवाई और उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा मुझे याद आया कि मैं तम्बाकू तो अपने घर ही भूल आया हूँ। मैं ठहरा तम्बाकू का आदी
मुझे तम्बाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूं? बिना तम्बाकू खाए तो मुझे नींद नहीं आती। अब मैं वहाँ पूछूं भी तो किससे? शादी का घर, इतने सारे लोग और ऐसा माहौल कि मेरे ससुराल में कोई भी तम्बाकू नहीं पीता। मैं शर्म के मारे उनसे पूछ भी न सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वे दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा तम्बाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तम्बाकू को भैंसों के बाड़े में रख दिया गया है। आप वहाँ जाकर ले आइए। मैं गाय भैंसों के बाड़े पहुँच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे कहीं भी तम्बाकू नजर नहीं आई। मैं हैरानी के पास आया और उसे बताया कि मुझे तो कहीं नहीं तम्बाकू नजर आई, तुम ही चलो और मुझे दिखाओ। उसने कहा मैं कैसे चलूं? आप देख रहे हैं मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों में मेहंदी लगी है, मैं चल भी नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूंगा, तुम बस मुझे उंगली से इशारा कर देना, मैं ले आऊंगा। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया और गाय भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगा। जब गाय वहां पर बिजली तो नहीं आ रही थी। जब मेरी पत्नी मेरे कंधे पर बैठी थी तो दूर के अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंसें सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी। सब अपने खूंटों से अपनी सांगली तुड़ा तुड़ा कर भाग गईं। और जब वो भाग रही थी तो आगे शादी का खाना बन रहा था। वे सारे घर वाले भागकर और बाड़े में देखने आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी की सारी गाय और भैंसे अपने खूंटों से तुड़ा तुड़ा कर भाग गई। जब ये लोग आए और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मेरे सालों और ससुर ने ऐसे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा जवाई जी ये क्या हो रहा है? आप बिटिया को अपने कंधों पर बिठाए उठाए क्यों हैं? मैं अपनी सारी बात उन्हें बता दी तो उन्होंने कहा हे भगवान, ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से पहले हम ही से कह दिया होता तो हम ही आपको तम्बाकू ला के दे देते। मेरा किस्सा भी कुछ यूं ही समाप्त हो गया। अब बताइए हम चारों में से कौन सबसे ज़्यादा मूर्ख है? तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे उसने कहा कि देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो कि सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है, तो जो तुम काठ में अपने आप गिर पड़े तो तुम ही सबसे ज़्यादा मूर्ख लगे। ना तो तुम्हें कोई लालच था, ना ही कोई कुछ काम था, और तुम बिना मतलबी काठ में जा फंसे, इसलिए सबसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम ही हो। दोस्तों, ये तो बुजुर्गों की राय थी। आपकी राय में इन चारों मूर्ख दोस्तों में सबसे ज़्यादा मूर्ख दोस्त कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी टाइप की मनोरंजक कहानी सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।